हमारे साथ हैं राजेश रोकड़े हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। और हालांकि राजेश जी भी हमारे ऑल टाइम बुल हैं सिल्वर को लेके, हमेशा आपने तेजी और अभी वक्त राजेश जी के साथ है। राजेश जी जो बोलते हैं वही हो रहा है ना जो लेवल आप दे रहे हैं वही हो रहा है रोकड़े जी। अब आप बताइए सर, लेकिन क्या ये रफ्तार जैसे किशोर जी को डरा रही है, आपको भी डरा रही है सर चांदी की ये रफ्तार? मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपने आज के शो की जो शुरुआत की बहुत ही बढ़िया शायरियाना अंदाज से की। आपने बोला चारों तरफ है चांदी का शोर और पैनल में है किशोर। में इसको और आगे बढ़ाऊंगा, ये पब्लिक नहीं होती है बोर। अच्छा, जब पैनल में पब्लिक होते हैं नहीं होती किशोर। है बोर खरीद, ये पब्लिक नहीं होती है बोर और खरीदने से हाँ ये चाहती है दिल मांगे मोर। हाँ, नहीं, शो हो जाता है विशेष जब पैनल में होते हैं राजेश। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए हाँ जैसा आपने बोला कि देखिए एक साथ जब इतने भाव बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे एक थोड़ा सा डर तो रहता है कि कहीं करेक्शन कितना आता है। क्योंकि देखिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जब कभी भी चांदी या सोने के रेट जब बढ़ते हैं कंटिन्यूसली तो कहीं ना कहीं करेक्शन पे रुकते हैं। आज $90 के ऊपर है। आने वाले दिनों में मुझे अभी भी इसमें तेजी $10 की दिख ही रही है। 100% $100 जाने के बाद एक बार मुनाफा वसूली होगी इसमें, और एक बार का 10% का करेक्शन निश्चित तौर पे आएगा। अभी भी मुझे याद है जब $35 चांदी रहा करती थी और अगर $10 का करेक्शन आता था तो भूचाल हो जाता था। और अब $100 होने के बाद अगर $10 का करेक्शन आता तो कोई बड़ी बात नहीं। चांदी की चाल और जिस तरीके से पिछले 2 से 3 सालों में गोल्ड और सिल्वर दोनों ने परफॉर्म किया है, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। और मुझे लगता है कि $100 से पहले किसी प्रकार की कोई मतलब करेक्शन की उम्मीद मुझे बहुत कम लग रही है। डर तो निश्चित तौर पे रहता है और मेरा ऑलवेज यही कहना रहता है कि चांदी जब बड़ी है तो निश्चित तौर पे करेक्शन आती है। करेक्शन पे खरीदारी करते रहना चाहिए। ज्यादा एकदम से वन साइडेड माइंड लेके काम अभी भी किसी ने नहीं करना चाहिए। ऑलवेज सेफ मानता हूं कि गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवन माना जाता है। सिल्वर तो जिस तरीके से सिल्वर ने रिटर्न दिया है, गोल्ड को भी पीछे डाल दिया। और जिस तरीके से रेशो आपने देखा होगा, पहले गोल्ड और सिल्वर का जो रेशो था हमारा 80 तक के गया था, बाद में 60-65 वही 50 तक के आ गया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी सिल्वर में यही लग रहा है ये रेशो और नीचे आएगा। और निश्चित तौर पे चांदी अभी भी बहुत ज्यादा तेज ही है, ऐसा अनुमान है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि तेजी की ये रफ्तार अभी कंटिन्यू रहेगी। अब जरा आप बताइए रोकड़े जी, जो बात किशोर जी कह रहे हैं उस बात में दम है कि रातों रात ऐसा तो है नहीं कि चांदी की डिमांड गायब हो जाएगी, ये बात ठीक है। लेकिन क्या अभी फिजिकल में लोग इंडिया में चांदी खरीदने आ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंक्वायरी है सर ज्वेलर्स की तरफ से, ये जरा बताइए। हाँ बिल्कुल, चांदी की खपत तो बढ़ रही है और ये आंकड़ों से ही मालूम पड़ता है। अगर 2 साल पहले मैं देखता था हमारे इंडिया में जो इंपोर्ट फिगर्स थे वो 3,500 टन होते थे। पिछले साल 7,000 थे। जो 2024 में, 2025 में 6,000 और 6,500 के बीच में है। अब इस साल का तो अभी फिगर इस महीने से जनवरी, इस वजह से फिगर आने के हैं। लेकिन ओवरऑल जो डिमांड है कहीं पर भी कम नहीं है। उल्टा जिस तरीके से सिल्वर ने रिटर्न दिया है इस वजह से लोगों का अभी इन्वेस्टमेंट बाइंग जो है ना वो बढ़ गया है। पहले लोग सिल्वर केवल एक यूटेंसिल्स या फिर जो बर्तन के साथ साथ मूर्तियां है, पायल है, पैजेब है या ज्वेलरी है या जेवर है वो खरीदते थे। लेकिन अभी लोगों का इंटरेस्ट इसमें इसलिए बढ़ा है क्योंकि रिटर्न बहुत जबरदस्त तरीके से दिया। और सभी जो अनुमान है, जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में सिल्वर में और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज इसका बहुत ज्यादा है। जैसे किशोर जी ने भी कहा, तो वो इंडस्ट्रियल यूज कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई की जो रेशो को है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली इसका रेट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। और इंडस्ट्रियल यूज में अगर मैं देखता हूँ सोलर पैनल में जो यूज होते आ रहा है वो मेरे पास जो फिगर है उसमें करीब 12 से 15% के आसपास यूज सोलर पैनल में हो रहा है। और जिस तरीके से एनर्जी की जो जरूरत पड़ने वाली आने वाले दिनों में सोलार की, तो उसमें ये जो परसेंटेज है वो करीब करीब 30 से 40% तक के जा सकता है। तो आप सोचिए कि डिमांड और बढ़ने वाली है। इस वजह से चांदी के जो रेट है इस तूफानी गति से बढ़ रहे हैं। ठीक है। मेनली अभी जो 4-5 चीजें और बहुत परेशान कर रही है, गोल्ड और सिल्वर दोनों कर रही, तो वो सिल्वर को भी इंपैक्ट कर रही है। आपने देखा होगा गोल्ड बढ़ा तब सिल्वर इतना नहीं बढ़ा था, रेशो 80 तक के चले गया था। उसके पहले रेशो गोल्ड और सिल्वर का 50 ही था। तो ये भी एक इम्पैक्ट है। और अभी जिस तरीके से टैरिफ वार है, करेंसी वार है, कोल्ड वार है, ट्रेड वार है, वर्ल्ड वार होते आ रहा है, तो ये वर्ल्ड वार जब तक के चलते रहेगा मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का चांदी या सोने में दोनों में किसी प्रकार की कोई बहुत ज्यादा नरमाई दिखेगी।
एक नया और कीर्तिमान चांदी बनाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल सेंटिमेंट बहुत अच्छा है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। आपका व्यू सर इन्हीं दोनों सवालों पे, जिनको खरीदनी है चांदी या जिनके पास है चांदी, दोनों के लिए राय। देखिए मृत्युंजय जी, मैंने जो देखा है गोल्ड और सिल्वर दोनों मार्केट में, और सिल्वर के लिए स्पेशली आज का शो सिल्वर के ऊपर है, तो मैं यही कहूंगा कि जो भी एग्जिट होता है वो फिर से खरीद नहीं पाता है, जो मेरा अनुभव है इसके इसमें देख रहा हूँ। क्योंकि जब कभी भी करेक्शंस आते हैं तो लोगों को एक धारणा होती है कि और ज्यादा नीचे आएंगे और वो खरीद नहीं पाते हैं। मेरा उसमें एक ही सुझाव रहेगा कि शॉर्ट टर्म के लिए ना सोचे, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई सोच रहा है सिल्वर में बाइंग करने का, तो बिल्कुल बाइंग करिए। 100% इसमें प्रॉफिट मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ, एक तरीका मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि एक साथ ना खरीदते हुए इसे पार्ट पार्ट में खरीदिए, तो आपको एक एवरेज रेट मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से किशोर जी ने कहा कि इतने रेट बढ़ गए, इस वजह से रिस्क रेशो बहुत ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे मैं भी यही समझता हूँ। लेकिन अगर किसी को अगर 100 रुपए का खरीदना है तो उसे 3 पार्ट में उसने खरीदना चाहिए। 30% का अभी खरीदना चाहिए, फिर 30%, फिर 40%, या फिर कम ज्यादा कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता जो है। है बहुत शुक्रिया रोकड़े जी आपका आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।